गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप सभी? चलो सेक्शन 137 का क्विक रिकैप लेते हैं और उसमें सब कुछ करेंगे आप। डन है बेटा? चलो यानी कि 137 के एक एक प्रोविजन को आप डिस्कस करेंगे। पहले बात तो 137 में कितने सबसेक्शन है? 3। कितने सबसेक्शन है? 3 सबसेक्शन। सबसे पहला सबसेक्शन में आपको सबसेक्शन 3 कराने जा रहा हूं और फिर सबसेक्शन 2 करेंगे और फिर सबसेक्शन 1 करेंगे। क्लियर है? पहले सबसेक्शन 3, फिर पता चल जाएगा इस सेक्शन को फॉलो करना क्यों जरूरी है, फिर सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 1। डन है बेटा? सबसे पहली बात तो कंपनी के बिहाफ पे एनुअल फाइलिंग की जिम्मेदारी किसकी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब अदर अटैचमेंट। ओके, इसको आप बोल सकते हैं प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स। क्या बोल सकते हैं? प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स। तो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स आर टू बी फाइल्ड इन द AOC 4। इन द AOC 4। AOC 4 में जो आप प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे वो MD की जिम्मेदारी है, मैनेजिंग डायरेक्टर की, एंड CFO या और CFO एंड CFO। ठीक है ना बेटा? पहली गलती, और CFO नहीं है ये, एंड CFO। ठीक है ना बेटा? तो MD एंड CFO आर रिस्पॉन्सिबल। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल इफ बोथ आर देयर। डन है बेटा? ऐसा नहीं दोनों में से कोई एक को लपेटा जाएगा। किसको लपेटा जाएगा? दोनों को लपेटा जाएगा। डन है बेटा? चलो, तो MD साहब और CFO साहब, बड़ी पोस्ट होगी कंपनी की, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी डाली है सरकार ने। भाई एनुअल फाइलिंग की जिम्मेदारी लीडर लेगा। कौन लेगा? लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे 128 में हमने 4 कैटेगरीज के लोगों को लायबल किया था। उसमें CFO था, होल टाइम डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस था, MD था, एनी अदर डायरेक्टर हु इज ऑथोराइज्ड, हु इज चार्ज्ड, इज गिवन चार्ज। ठीक है ना बेटा? हु इज इन चार्ज। डन है? तो अब देखो 4 में से 3 ही पॉइंट थे वैसे तो ना, वो मोटा मोटी, क्योंकि हमने बोला WTD इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, और WTD इन चार्ज ऑफ फाइनेंस तभी होएगा ना जब CFO नहीं है। When CFO is there, then why you will make a person in charge of finance? जब CFO है ही तो वो इंचार्ज ही तो है फाइनेंस का। तो फिर अपन WTD को चार्ज कब देते हैं फाइनेंस का? When CFO is not there। तो इसलिए 128, 129 और इसके अंदर सेम ही चल रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। 137 में MD है एंड CFO। MD और CFO नहीं है, एंड देन एनी डायरेक्टर हु इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय BOD, इवन एनी पर्सन हु इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय BOD टू मेक प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स एंड फाइल। ओके, अब देखो बेटा, वरना क्या होगा? हु विल बी लायबल? सोच लो। ऑल डायरेक्टर्स शैल बी लायबल। तो अब ये है कि आपको 10,000 की पेनल्टी देनी है। क्या देनी है? तो अब मान लो कि कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, तो अच्छी बात है 10 डायरेक्टर, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। अच्छा, पर डायरेक्टर है, जितने डायरेक्टर ज्यादा सरकार उतनी खुश ज्यादा। डन है बेटा? क्योंकि 10,000 इंटू होएगा। तो ये OID यानी ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन है फॉर दिस सेक्शन। डन है बेटा? OID की वैसे जनरल डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 60 में है। किसमें है? 2 क्लॉज 60। ठीक है ना बेटा? लेकिन जनरल डेफिनेशन वहां नहीं लगेगी जहां पर ऑफिसर इन डिफॉल्ट की स्पेशल डेफिनेशन दे रखी है। ये पेनल्टी पेपर में आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ये पेनल्टी पेपर में बहुत ज्यादा पूछते हैं पेनल्टी, क्योंकि एनुअल फाइलिंग की है। किसकी है? जैसे इनकम टैक्स में ITR फेमस है। ठीक है ना बेटा? ऐसे ही यहाँ पर भी तो एनुअल फाइलिंग होगी ना कंपनी लॉ की, तो बड़ी फेमस होती है। LLP में भी एनुअल फाइलिंग का क्वेश्चन आने की बड़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है। LLP है आपके सिलेबस में? ठीक है ना बेटा? तो LLP फुल फ्लैज फॉर्म में है आपके सिलेबस में, 10-10, 15-15 नंबर का आ रहा है LLP आपके। है ना बेटा? तो आपको ध्यान देना है, एनुअल फाइलिंग का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर इट बी LLP और कंपनी। अब देखो बेटा, सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न का है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा जो इंफॉर्मेशन होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, वो जाती है। लाइक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी की सब्सिडरीज, एसोसिएट की डिटेल्स, कंपनी के अंदर कितने ऐसे कोर्ट केस है जो कंपनी ने हारे हैं, कंपनी पे अभी भी रनिंग है, कंपनी ने अपील फाइल किया है, कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स कब कब आए, कब कब गए, कंपनी की ऐसी बहुत सारी प्रिस्क्राइब डिटेल है जो MGT 7 और MGT 8 फॉर्म में 92 में जाती है। 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये नॉन फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल।
और 117 में आपका बेटा MGT 14 जाता है। क्या जाता है? SR फाइल होते हैं आरओसी के पास। क्या फाइल होते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो इसलिए SR की फाइलिंग का फॉर्म सेक्शन 117 के साथ आता है। डन है बेटा? अब ध्यान दो, तीनों में सेम पेनल्टी है, 92 में भी यानी MGT 7 और 8 में भी, 137 AOC 4 में भी और 117 MGT 14 में भी। अगर आप लेट फाइलिंग करते हो तो तीनों जगह सेम पेनल्टी है। बट यहाँ पे टाइम लिमिट 60 डेज की थी फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ AGM, यहाँ पे 30 डेज की है और यहाँ पे भी 30 डेज की है। डन है? 30 डे एंड 60 डेज। ओके, 10,000 की आपकी एक मुश्त पेनल्टी है, लमसम पेनल्टी है जब आप पहली बार पकड़े थे। उसके बाद समझाने पर भी समझ, तो ऐसे डिफॉल्ट को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट। मान नहीं रहे आप, ठीक है ना? लग तो अगर हो तो आप कोई बात नहीं, 100 रुपए पर डे के दे देना। कितना? 100 रुपए बेटा। और ये मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकता है ऑन कंपनीज एंड 50,000 ऑन ईच ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब इन सब से बचने के लिए आप सबसेक्शन 1 और 2 फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? डन है बेटा? इस सेक्शन की थीम समझ गए? अपने को सबसेक्शन 3 से बचना है। किससे बचना है? सबसेक्शन 3 से। ये पेनल्टी देनी है। पैसे पेड़ पे नहीं लगते भाई, ठीक है ना बेटा? उगते थोड़ी पेड़ पे, लगते नहीं है। चलो बेटा, 137 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 फॉलो करना है हमें। उसमें AOC 4 में फाइलिंग हो रही। किसमें? AOC 4 30 डेज में फाइल करना होता है कंक्लूजन ऑफ AGM। 30 डेज में फाइल करना होता है कंक्लूजन ऑफ AGM। AGM का महीना कौन सा होता है ना? वैसे तो अगस्त में भी करा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप लास्ट डेट 30 सितंबर को ही कराएं AGM। बट अगर अपने को कोई पूछ ही ले कि नॉर्मली लास्ट डेट क्या होती है, ऑलवेज है नॉर्मली तो 30 सितंबर, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। जैसे मार्च 25 का AGM सितंबर 25, मार्च 26 का AGM सितंबर 26, है? तो 30 सितंबर नॉर्मली लास्ट डेट रहती है। अब सबसेक्शन 2 तब लगता है जब आप AGM ना करवाएं। जब आप AGM अगर आप AGM नहीं करवाएंगे तो भी फाइलिंग होगी। आपने AGM नहीं कराया, ROC कह रहा है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि तुमने AGM नहीं कराई। एक तो AGM लेट कराने की पेनल्टी लूंगा, ऊपर से ये पेनल्टी लेनी शुरू कर दूंगा मैं। और इससे बचना है तो ये कर दो, कौन सी फाइलिंग? AGM तो हुई नहीं तो अकाउंट्स अडॉप्टेड नहीं है। अडॉप्टेड रखे नहीं, अडॉप्ट कहां से होंगे? शेयर होल्डर अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्शन बाय शेयर होल्डर इज इक्वल टू अप्रूवल बाय शेयर होल्डर। अडॉप्शन बाय शेयर होल्डर इज इक्वल टू अप्रूवल बाय शेयर होल्डर। अप्रूव्ड अकाउंट्स भेजने थे। क्या भेजने थे? बाय शेयर होल्डर, है ना? अडॉप्टेड अकाउंट्स भेजने थे बाय शेयर होल्डर। बट यार AGM ही नहीं कराई तो एक बार अनअडॉप्टेड फाइल कर दो। क्या फाइल कर दो? अनअडॉप्टेड। ऑन प्रोविजनल बेसिस ROC उसको अपने रिकॉर्ड में ले लेगा या नहीं लेगा? एज अ प्रोविजनल फाइलिंग, है ना? एज अ प्रोविजनल रिकॉर्ड। और आपको रीजन देना है व्हाई यू नॉट कंडक्टेड AGM। क्या रखा है तुम्हारे? तुमने AGM क्यों नहीं कराई? ठीक है ना बेटा? ROC इसका रीजन पूछ रहा है ना बेटा? ROC कह रहा है रीजन दे दो मेरे को और फाइन दे दो मेरे को, और ठीक है AGM लेट करा लेना बट फाइलिंग अभी कर दो। अगर आपको सिर्फ 99 वाली पेनल्टी खानी है, सेक्शन 99 में AGM लेट कराने की पेनल्टी है जो अप टू 1 लाख और अप टू 5,000 पर डे, है ना बेटा? अप टू 1 लाख और अप टू 5,000 पर डे से बचना है तो आप AGM टाइम पे कराएं। आपने AGM टाइम पे नहीं कराई, आपने AGM को क्या किया? लेट किया। डन है? तो फिर AGM वाली पेनल्टी तो लगेगी, ऊपर से ये भी शुरू हो जाएगी क्योंकि AGM नहीं करवाई तो आपकी फाइलिंग भी लेट हो गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको बता रखा है AGM नहीं कराई तो कोई बात नहीं, AGM किस तारीख तक करवा लेनी चाहिए थी उसे क्या बोलेंगे? लास्ट डेट ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड। ओके, वहां से 30 डेज शुरू हो जाएंगे। तो आपको 30 सितंबर में 30 डेज जोड़ के 30 अक्टूबर तक फाइलिंग करनी है। अब देखिए नॉर्मली अगर कंपनी फाइलिंग करती तो 30 डे कहां से शुरू होते? फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ AGM। मान लीजिए आपने AGM कराया 27 सितंबर को 2024, मॉड्यूल का एग्जांपल है, तो आपके 30 डेज इसमें जोड़ देते हैं हम और 27 अक्टूबर आ जाता है। यानी कि नॉर्मली AGM जहां हुई वहां से 30 डेज स्टार्ट होते हैं। कहां से 30 डेज स्टार्ट होते हैं? AGM जहां हुई, है ना बेटा? लेकिन अगर आपने AGM नहीं करवाई तो फिर 30 डेज कहां से शुरू करने हैं? 30 सितंबर से शुरू करने हैं। दैट इज द लास्ट डेट ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड।
एज पर सेक्शन 96। हालांकि सेक्शन 96 में एक रूल और भी है कि 2 लगातार एजीएम के बीच में गैप 15 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसे कभी कभी ये लास्ट डेट 30 सितंबर से पहले आ जाती है। डन है बेटा? तो फिर आपको 30 डेज वहां से लेने पड़ेंगे। ओके, ये 30 सितंबर इज जस्ट एग्जाम्पल। डन है बेटा? ये कोई कंक्लूसिव नहीं है कि आप सोचो कि लास्ट डेट ऑफ एजीएम यही होता है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा 6 अंडर चैप्टर नंबर 7 पार्ट नंबर 2। है ना बेटा? उसके अंदर ये सेक्शन है, उसके अंदर आपका एजीएम की लास्ट डेट का कंसेप्ट आता है जो नॉर्मली 30 सितंबर होता है। नॉर्मली 30 सितंबर। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा 96 के 137 पे मैं वापस आता हूं। 137 कहता है, मेरा सबसेक्शन 1 कहता है एजीएम तो होनी ही चाहिए, और अगर एजीएम होती है तो एजीएम के 30 डेज में फाइलिंग कर दो। कब कर दो फाइलिंग? और हम कंक्लूजन ऑफ बस साल खत्म हो गया। साल खत्म मार्च में नहीं होता, साल खत्म सितंबर में होता है जब आपकी एजीएम हो जाए। है बेटा? सिर्फ वहम है कि मार्च में साल खत्म हो गया। साल कब खत्म होता है? सितंबर में, जब आपके फाइनल अकाउंट भी बन चुके, जब आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी बन चुकी, जब आपकी बोर्ड रिपोर्ट भी बन चुकी और ये सारा बंच शेयर होल्डर के पास नोटिस के थ्रू पहुंच चुका, और अब वो मीटिंग में आ गए और उन्हें लगता है कि हाँ सब सही है, उन्होंने कहा अप्रूव्ड। डन है बेटा? तब साल खत्म होता है। डन है बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने से क्या होता है? फाइनल अकाउंट बनाओ अप्रैल मई, उसके बाद ऑडिट कराओ जुलाई अगस्त तक पहुंच गया मैटर, और फिर बोर्ड रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद ये सारा नोटिस के साथ अटैच होके जाएगा 21 दिन कम से कम पहले, 21 क्लियर डे बिफोर। और फिर जब एजीएम होगी और उसमें शेयर होल्डर पास कर देंगे ना तुम्हारे प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स को, तब हम कहेंगे साल खत्म हो गया। डन है बेटा? और फिर ऑडिटर की ड्यूटी भी डिस्चार्ज होती है, क्योंकि उसको एजीएम तक आना होता है। कौन से 6 में? 146। कौन से 6 में? 146। सेक्शन 146 में उसको आना होता है। डन है? तब वो भी डिस्चार्ज। उसके बाद कंपनी के ये जो बड़े ऑफिसर्स हैं ये लायबल होंगे। कौन लायबल होंगे? बड़े ऑफिसर्स। भाई तुम फाइलिंग करो, ठीक है ना बेटा? तुम जिम्मेदारी लो कि हमने कंपनी चलानी है और हम कंपनी के सबसे बड़े सूत्रधार हैं, कर्णधार हैं, हमारे ऊपर कंपनी की सारी जिम्मेदारी है। तो हमने अकाउंट सही बनाए, गलत बनाए? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट कराई है हमने अच्छे से, बोर्ड रिपोर्ट अच्छे से बनाई है, इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है हमारा। तो इसलिए सरकार किसके साइन चाहती है? एमडी के और सीएफओ। ठीक है ना बेटा? एमडी और सीएफओ के डिजिटल साइन चाहिए हमें। क्या चाहिए? डिजिटल साइन चाहिए एओसी फॉर्म पर। और एमडी और सीएफओ ने साइन किया तो फंसेगा भी कौन? एमडी और सीएफओ। और वो कह रहे हैं कि हम तो लायबल नहीं होते, हम तो एमबीए हैं, इस बात से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो। डन बेटा? तुम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, आईएम से पास हो, सीए हो, नॉन सीए हो, गवर्नमेंट तुम्हारा बैंड बजा देगी अगर तुम्हारे अकाउंट्स में कोई गड़बड़ हुई तो। डन बेटा? इसे आप टॉप मोस्ट ऑफिशियल भी देख सकते हो, जो कि आपके इनकम टैक्स की रेड में, जीएसटी की रेड में और ऑडिट की रेड में, ऑडिटर जब जाता है हर साल, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है जो। डन है बेटा? जिनसे आपको ज्यादा कम्युनिकेशन करना चाहिए। ओके, चलो बेटा। उसके बाद लास्ट मिनट हैसल को बचने के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए 30 अक्टूबर की डेट को। आपको कोशिश क्या करना चाहिए? आप एजीएम भी थोड़ा पहले करा लो 15 सितंबर के आसपास, और आप अपना फाइलिंग भी फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग के वीक में ही कर दो। कई कंपनीज तो अगस्त में करा लेती है अपनी एजीएम, ताकि सितंबर में फाइलिंग हो जाए, ताकि आरओसी की साइट पर ज्यादा प्रेशर आता है तो वो स्लो हो जाती है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं अपन? अगस्त में एजीएम करा लेते हैं और सितंबर में फाइलिंग। 30 डेज कहां से शुरू होने? फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ एजीएम। ये तो सबसेक्शन 2 तो तब लग रहा है जब आपने एजीएम नहीं कराई और लास्ट डेट निकाल दी। लास्ट डेट निकाल दी तो हम कह रहे हैं ये वाली पेनल्टी से बच सकते हो अभी भी आप। कौन सी फाइलिंग करके? कौन सी फाइलिंग? विद स्टेटमेंट ऑफ टैक्स एंड लिगल। ओके, सबसेक्शन 2 डन होता है। सबसेक्शन 1 बहुत बड़ा है। डन है बेटा? और उसके अंदर बहुत सारे प्रोवाइजो हैं। क्या है? कई बार क्लोज परेशान करते हैं, इस बार क्या परेशान करने वाला है? स्टूडेंट्स को प्रोवाइजो परेशान करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्रोवाइजो हैं। डन है बेटा? सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट प्रोवाइजो। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है? अगर आपने एजीएम तो करवा ली, एजीएम तो बट शेयर होल्डर ने अकाउंट्स अडॉप्ट करने से मना कर दिया, तो अनअडॉप्टेड अकाउंट्स मस्ट बी फाइल्ड या मे बी फाइल्ड टू अवॉइड सबसेक्शन 3। ऐसे तो कोई धरती थोड़ी फट जाएगी नहीं फाइल करोगे तो।
लेकिन टू अवॉइड द पेनल्टी, डन है बेटा, क्यों पेनल्टी खाई धक्के का, तो फाइल कर देना, प्रोविजनल फाइलिंग होएगी। और सेकंड प्रोवाइजो कहता है, ये तो प्रोविजनल फाइलिंग थी ना, तो जब आपकी एजीएम हो जाएगी, जब आपकी एजीएम हो जाएगी, और ये यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है ना बेटा, लिखा नहीं हुआ बट हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन अपने आप लगेगा यहाँ पर भी, है ना बेटा, कि जब आपकी एजीएम हो जाएगी, यहाँ पे तो एजीएम होके भी अनअडॉप्टेड थे और यहाँ पे एजीएम ही नहीं हुई थी, तो जब भी एजीएम हो जाएगी, प्रोविजनल को प्रोविजनल रखना है ना हमेशा, है ना, तुम अभी भी प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो ना, अच्छा, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन करा लेना बेटा अपना, डन है, ओके। तो डू फाइनल फाइलिंग आफ्टर अडॉप्शन और विद इन 30 days फ्रॉम द adjourned meeting, within 30 days of the adjourned annual general meeting। ओपीसी में टाइम लिमिट 30 days की बजाय 180 days है, बट बच्चे लिख के आते हैं 180 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। भाई क्या करोगे तुम, पागल हो गए क्या, ठीक है ना बेटा, 180 days कहां से लेने, फ्रॉम द एंड ऑफ, क्योंकि ओपीसी में एजीएम नहीं होती, क्योंकि ओपीसी में वो घर से लिख लाता है, उसको डिम्ड कर लेते हैं, एजीएम हो गया, इस वजह से ये किया है। सितंबर का ही मंथ आएगा यहाँ पर, बाकी कंपनी में फाइलिंग अक्टूबर के मंथ में होगी, क्योंकि 30 सितंबर तक या सितंबर के मंथ में एजीएम होगी, 30 days और मिलेंगे तुम्हें, है ना, 30 days और मिलेंगे, तो फाइलिंग अक्टूबर के मंथ में। ऑफिस में फाइलिंग देख लो कौन से मंथ में होने वाली है, सितंबर, तो ऑफिस को एक टाइप से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला, उल्टा 1 महीना पहले फाइलिंग होगी यहाँ पर, ठीक है ना बेटा, और लगभग 29 सितंबर निकल के आएगी, 180 दिन के हिसाब से कुछ ऐसा डेट निकलेगा, तो 180 days चाहिए, ये 6 month नहीं है, ध्यान रखना, डन है। तो आपको 180 दिन काउंट करने आते हैं ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में किया होगा आपने, डन है बेटा, कर लेना काम। उसके बाद आती है फॉरेन सब्सिडरी, कौन आती है, इंडियन कंपनी होल्डिंग है, फॉरेन में सब्सिडरी है, फॉरेन की सब्सिडरी जो है उनके रिकॉर्ड्स, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आरओसी को फाइल करने हैं, ऑडिटेड या अनऑडिटेड, अगर वहां के लॉ के हिसाब से ऑडिट मैंडेटरी है तो ऑडिटेड ही जाएंगे, फॉरेन के लॉ के हिसाब से ऑडिट मैंडेटरी नहीं थी, फिर भी तुमने ऑडिट करा रखी है, फॉरेन के लॉ के हिसाब से फॉरेन की सब्सिडरी को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं थी, उनके हिसाब से इतना टर्नओवर पे ऑडिट नहीं कराना होता, बट तुमने करा रखी है, ऑडिटेड ही जाएगी। रिलैक्सेशन तभी मिलेगा जब आपके फॉरेन के लॉ में ऑडिट मैंडेटरी नहीं था और आपने ऑडिट कराई भी, तभी अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दैट फॉरेन सब्सिडरी मस्ट बी फाइल्ड विद आरओसी इन प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, और इफ नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज देन ट्रांसलेटेड कॉपी इन इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट बी फाइल्ड बाय कंपनी, और ये आरओसी की जिम्मेदारी नहीं कि वो ट्रांसलेट करेगा, तुम ट्रांसलेट करके दोगे उसे, डन है। और फॉर्मेट क्या होना चाहिए फॉरेन सब्सिडरी का, एज नियर एज पॉसिबल, as near as possible with the schedule 3 and the Indian accounting standards, done है बेटा, and if not then give regions, if not then give regions, why you have not following Indian rules, जबकि पेरेंट कंपनी इंडिया की, जबकि पेरेंट कंपनी इंडिया की, कंसोलिडेशन ढंग से होएगा कैसे, उसमें अलग फॉर्मेट में बना रखे हैं, इसमें अलग फॉर्मेट में, कंसोलिडेशन होएगा कैसे ढंग से, डन है बेटा, क्लियर है। चलो उसके बाद आपको ध्यान देना है कि फॉर्म्स इतने सारे किस चीज के हैं, ये फॉर्म्स जो हैं ये नॉर्मल फॉर्म है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म क्या है, AOC 4, मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म इज AOC 4। कभी कभी AOC 4.pdf यानी कि ये जो वाला है AOC 4.pdf की बजाय AOC 4.xbrl चला जाता है, ये उन कंपनीज पर है जो प्रिस्क्राइब्ड कंपनी है, और जो XBRL रूल्स 2015 में प्रिस्क्राइब्ड है, कौन से रूल्स, XBRL रूल्स 2015, कंपनी XBRL रूल्स 2015, तो कंपनी लिखेंगे आपा, फिर XBRL रूल्स ब्रैकेट्स में लिखेंगे और लास्ट में 15 लगा देंगे, है ना बेटा। तो कंपनी XBRL रूल्स 2015 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरीज में आती है लिस्टेड कंपनी, इंडिया या इंडिया से बाहर, दोनों नहीं है, लिस्टेड इन इंडिया एंड इंडियन सब्सिडरी, क्या लिखा हुआ आगे, इंडियन सब्सिडरी, फॉरेन सब्सिडरी नहीं है XBRL में, है ना बेटा, लिस्टेड इन इंडिया एंड देयर इंडियन सब्सिडरीज, PSC 5CR ये अलग कैटेगरी है, या फिर कोई कंपनी अनलिस्टेड है बट उसकी PSC कितनी है 5CR, एटलीस्ट 5CR, और या फिर उसका टर्नओवर, या फिर टर्नओवर एटलीस्ट 100 CR, बट ये क्राइटेरिया एक बार पूरा हो गया तो हमेशा के लिए आप लायबल हो जाओगे। इसके अलावा जो कंपनी इंड एस फॉलो करने के लिए लायबल है,
इंड एस फॉलो करने के लिए जो भी कंपनी लायबल है वो कंपनी इंड एस रूल 2015 में है, सेक्शन 133 के अंदर, सेक्शन 133 के अंदर। ओके, एक्सबीआरएल में दो टाइप की टैक्सोनॉमी होती है। कितने टाइप की? टैक्सोनॉमी का मतलब कोड्स। एनेक्सर 2, एनेक्सर 2A। एनेक्सर 2 लगता है एएस वाली पर, 2A इंड एस वाली पर। डन है बेटा? चलो, ये मैंने पहले एक दिन करवा दिया था। उसके बाद ध्यान रखो, वंस कवर्ड फॉरएवर कवर्ड। तो सेक्शन की लिस्ट जब आप बना रहे थे तब मैंने कहा था एनेक्सर 2 और 2A यूज होगा। डन है बेटा? तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बस ध्यान रखना एनेक्सर 2 और 2A में कोड्स हैं। जैसे वो सैलरी को सैलरी नहीं लिखते, कुछ और लिखते हैं, तो वो क्या लिखते हैं? वो कोड्स हैं सारे के सारे, ताकि डाटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाए। कौन से फॉर्म में? हाँ, इसलिए वंस कवर्ड फॉरएवर कवर्ड का रूल ये है कि एक बार अगर आपने एक्सएल में फाइलिंग कर दिया और लेटर ऑन आप उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे, तो भी आपको एक्सएल में ही फाइलिंग करना है। और अब नए रूल्स आ गए हैं 12(1)(c) और 3(1)(a), उनके थ्रू इन्होंने क्या कर दिया है कि एक्सबीआरएल में जब आप फाइल करोगे तो साथ में पीडीएफ भी देना है। एक्सबीआरएल में जब आप फॉर्म फाइल करोगे तो साथ में पीडीएफ भी देना है। यानी जो कंपनी एक्सबीआरएल रूल में कवर्ड नहीं है, छोटी कंपनीज है जो लिस्टेड नहीं है इंडिया में, इंडियन सब्सिडरी नहीं है लिस्टेड कंपनीज की, डन है बेटा? और जो कंपनी में पीएससी भी 5 CR से कम है एंड टर्नओवर भी 100 CR से कम है, और जिनको इंड एस फॉलो नहीं करने, वो छोटी कंपनी जो होगी उनको तो पीडीएफ में ही फाइल करना है, सीधा एओसी फॉर पीडीएफ फॉर्म में। डन है? लेकिन जो बड़ी कंपनीज है तो उनको एओसी फॉर एक्सबीआरएल के साथ आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबकी पीडीएफ भी अटैच करनी है। डॉक्यूमेंट्स की सबकी पीडीएफ भी अटैच करनी है, जितने भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स है उनका एक्सट्रैक्ट भी देना है। क्या देना है? एक्सट्रैक्ट का मतलब जो गवर्नमेंट मांगे ना, वो वाला पार्ट, है बेटा? वो वाला मोस्ट रेलिवेंट पार्ट गवर्नमेंट मांगेगी तुमसे। चले बेटा आगे। फॉरेन सब्सिडरी का पीओ भी नहीं है भारत में, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। इंडियन कंपनी की फॉरेन सब्सिडरी है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो फुल यानी कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल करनी है। फुल यानी कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल करनी है। डन है? और ये आरओसी की वेबसाइट पे जाके कौन सा डॉक्यूमेंट बन जाएगी? डन है? तो आरओसी की वेबसाइट एक बहुत बड़ा, ठीक है ना बेटा, ओशियन है नॉलेज का, जहां से आप ऑडिट करते टाइम भी बहुत सारा डाटा निकाल सकते हैं। अगर हमें क्लाइंट पे क्या हो गया है? शक हो गया है, हमें लगता है क्लाइंट हमें कोई डाटा नहीं दे रहा, तो आपको सीधा डिस्क्लेमर कभी नहीं मारना होता। आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में बार बार आईसीआई समझाएगी जब आप मॉड्यूल रीडिंग करेंगे कि ऑल्टरनेट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ऑल्टरनेट भी ना मिले फिर डिस्क्लेमर पे जाएंगे, है ना बेटा? पहले ऑल्टरनेट ढूंढना है। तो ऑल्टरनेट बता रहा हूं मैं आपको, एमसीए की साइट जो बड़ी पावरफुल साइट है, mca.gov.in, है ना बेटा? और यहाँ पे नॉमिनल फीस पे आप सारे डॉक्यूमेंट व्यू कर सकते हो, और आरओसी का साइंड किया हुआ डॉक्यूमेंट भी 100 रुपए पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से मंगा सकते हो, डन है बेटा? वो कोर्ट में पेश करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और कोर्ट बड़ी खुश होगी कि आप इतने मेहनती हो, डन है बेटा? और आपका केस लेट लटकेगा और लटकाई जाएगा या जल्दी निपट जाएगा। सीधी सी बात है, कोर्ट देखिए कि तुम प्रोफेशनल तरीके से ऑडिट करके आए हो, क्या मजाल केस लंबा जाए, ठीक है ना बेटा? कोर्ट क्या करेगी? उसको जल्दी निपटा देगी, और वो आपकी इनकम है सारी, क्योंकि आपका केस जल्दी निपट रहा है, क्लाइंट से तो उतना ही पैसा मिल रहा है, तो आप फ्री हो और केस ले सकते हो, है ना बेटा? चलो, अच्छा, पीडीएफ और एक्सबीआरएल दोनों में जा सकता है एओसी फॉर। छोटी कंपनी में पीडीएफ, बड़ी कंपनी में एक्सबीआरएल। बड़ी कंपनी का मतलब लिस्टेड इन इंडिया एंड देयर इंडियन सब्सिडरी, या फिर पीएससी 5 CR, या टर्नओवर 100 CR, या इंडेस वाली कंपनी, इंडेस वाली कंपनी। ओके, एओसी फॉर सीएफएस, ये अगर आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो उसके लिए है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, ठीक है ना बेटा? ध्यान रखना है। किसके लिए नहीं है ये? चलो देखूंगा मैं थोड़े दिन बाद। चलो, एओसी फॉर एनबीएफसी, ये एनबीएफसी के लिए स्पेशल फॉर्म है अगर वो इंडेस को कंप्लाई करती है, अगर वो इंडेस को कंप्लाई करती है। एओसी फॉर एनबीएफसी इंडेस और एओसी फॉर सीएफएस एनबीएफसी इंडेस, कुछ नहीं है। इन फॉर्म्स के आगे क्या लिखना है? एनबीएफसी इंडेस, एनबीएफसी इंडेस फॉलो करने वाली, डन है बेटा? एक है सीएसआर 2, ये 135 सेक्शन में जो कंपनीज कवर्ड हो जाती है ना, और जिनको अपने नेट प्रॉफिट का 2% मिनिमम 2% समाज सेवा पे खर्च करना जरूरी हो जाता है, सीएसआर कमेटी बनानी पड़ती है, और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, इस टाइप के बहुत सारे कंप्लायंसेज करने पड़ते हैं। तो वो जितना भी कंप्लायंसेज वगैरह है वो सीएसआर 2 फॉर्म में आपको अटैच कर देना है। अटैच का मतलब एडेंडम,
डन है बेटा। एडिशनली आपको देना है विद AOC 4, डन है बेटा। चलो, और ध्यान रखना बेटा, ये इतना सारा जो वर्क है आप सीख रहे हो, ये आपके काम आएगा या नहीं आएगा? बहुत काम आएगा, आपकी नॉलेज की बड़ी वैल्यू होने वाली है। When you will enter in the पैसों का शहर, पैसों का शहर कौन सा है? मेट्रो सिटीज, ठीक है ना बेटा। तो वहां पे बेटा आप बढ़िया काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक एक फॉर्म के पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगर आप हिसार में ये वाला फॉर्म भरेंगे ना, तो हमें सेम फॉर्म के पैसे काफी कम मिलते हैं। रीजन मेंटेलिटी ऑफ द सिटी, है ना बेटा। और यही सेम फॉर्म आप गुरुग्राम में भरेंगे तो बहुत मोटे पैसे मिलते हैं। रीजन मेंटेलिटी ऑफ द सिटी, तो वाइब्स अलग होती है सिटी की, उसके हिसाब से सब होता है, डन है। दूसरा क्या है, यहाँ पे छोटी कंपनीज है जो बस नाम नाम की कंपनीज है, वहां पर असल वाली कंपनी है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको AOC 4 के कितने मिले, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 5000, 10,000। वहां पे इसका 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, कितना भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ। तो AOC 4 के रेट है फिक्स या डिपेंड करेगा? केस टू केस। थैंक यू।